संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि रेगिस्तान के विशाल क्षेत्र सहित शुष्क भूमि पृथ्वी के कुल भूमि का 41.3% हिस्सा कवर करती है। क्या होगा यदि इस भूमि को बड़ी मात्रा में फसल पैदा करने योग्य उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया जा सके? यह चीन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका कुल भूमि क्षेत्र 3.5 मिलियन वर्ग मील है, लेकिन इसका केवल 12% ही कृषि योग्य है। कैसे चीन रेगिस्तान को खेती में बदल रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चोंगकिंग जियातोंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीक में पौधों के सेलुलोज से बना एक पेस्ट शामिल है, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पानी, खनिज, हवा, रोगाणुओं और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए रेगिस्तान रेत की क्षमता में काफ़ी सुधार ला सकता है। यह पेस्ट मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में उलान भू रेगिस्तान में रेतीले 1.6 हेक्टेयर भूखंड पर लगाया गया था। समय के साथ यह भूखंड टमाटर, चावल, तरबूज, सूरजमुखी और मक्का पैदा करने में सक्षम उपजाऊ फसल भूमि में तब्दील हो गया। चीनी शोधकर्ताओं के अनुसार रेतीले भूखंड में उगाए गए पौधे सामान्य रूप से कृषि योग्य मिट्टी में फसल उगाने के लिए आवश्यक पानी की समान मात्रा का उपयोग करके अधिक फसल की पैदावार देते हैं। इसके अलावा फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक उर्वरक की मात्रा अन्य मिट्टी में सब्जियों की वृद्धि के लिए आवश्यक मात्रा से कम थी। चीन का वन कार्यक्रम। आश्रय वन कार्यक्रम की अनुमानित समाप्ति 2050 है, जो चीन में चल रहा है। उस समय तक अनुमान है कि अनुमानित 35 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 87 मिलियन एकड़ भूमि को जंगल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। चीनी सरकार का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्नवीनीकरण पहल है। पिछले 4 दशकों में 7.88 मिलियन हेक्टेयर से अधिक पवनरोधी पेड़ लगाए गए। 3,36,200 वर्ग किलोमीटर के मरुस्थलीकरण को उलट दिया गया और 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक घास के मैदानों को संरक्षित या बहाल किया गया है। इसी समय लोएस पठार में घास और वन कवरेज में लगभग 60% की वृद्धि हुई और पीली नदी में गाद का निर्माण काफी कम हो गया। नासा उपग्रह चित्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीनी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न संरक्षण प्रयासों के कारण पिछले 20 वर्षों में चीन में वन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। कुछ प्रारंभिक समस्याओं के बावजूद चीन में दुनिया की सबसे बड़ी वनीकरण परियोजना को जारी रखा गया है और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। परियोजना शुरू होने के बाद से उत्तरी क्षेत्र में हरित आवरण में 5 से 13% की वृद्धि देखी गई और गोबी रेगिस्तान के हिस्से अब स्वस्थ वनस्पति, उपजाऊ मिट्टी और बढ़ी हुई वर्षा के साथ खिल रहे हैं। एक और बड़ी सफलता उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में माओवसू रेगिस्तान को हरे भरे जंगल में बदलने के रूप में मिली है। 2020 तक माओवसू रेगिस्तान का 93.24% हिस्सा वनस्पति से बहाल हो गया था और रेगिस्तानी क्षेत्र, जो पहले चीन के 4 सबसे बड़े क्षेत्रों में शुमार थे, अब मानचित्र में लगभग गायब हो गए हैं। 2018 में डेजर्ट कंट्रोल ऑपरेशन द्वारा की गई कंपनी संयुक्त अरब अमीरात की रेगिस्तानी भूमि को हरे भरे उपजाऊ वन में बदलने के लिए LNC की क्षमता को साबित करने के लिए प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोगों का संचालन करने के लिए दुबई के इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसेलिन एग्रीकल्चर ICBA के साथ जुड़ गई। संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रवर्तक फैसल अल सिम्मारी ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने 2 भूमि पर खेती की, एक LNC के साथ, LNC मतलब वो मिट्टी जिससे रेतीली मिट्टी उपजाऊ बनती है, और दूसरी LNC के बिना मतलब उस मिट्टी के बिना। उन्होंने पाया कि LNC उपचारित भूमि में फसल पैदा करने के लिए केवल 81 क्यूबिक मीटर पानी की खपत होती है, जबकि अनुपचारित क्षेत्र में 137 क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग होता है। इस प्रारंभिक सफलता से उत्साहित डेजर्ट कंट्रोल अब संयुक्त अरब अमीरात में रेगिस्तानी पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपने नैनो मिट्टी उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। मिस्र के कुल भूमि क्षेत्र का 90% से अधिक भाग रेगिस्तानी है, लेकिन देश मरुस्थलीकरण को रोकने और अपनी शुष्क भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। दशकों से मिस्र कई वनीकरण और मरुस्थलीकरण परियोजनाओं में लगा हुआ है, जिसमें नैनो क्ले का उपयोग और खाद का उपयोग करके मिट्टी का निर्माण शामिल है। 1998 और 2020 के बीच सेरापियम वन परियोजना ने उपचारित सीवेज पानी का उपयोग करके 200 हेक्टेयर यानी कि 404 एकड़ रेगिस्तानी भूमि को पेड़ों में बदल दिया। आने वाले वर्षों में सरकार को अधिक कृषि योग्य भूमि उत्पन्न करने के लिए इसी तरह की परियोजना शुरू करने की उम्मीद है। 2007 में द ग्रेट अफ्रीकन ग्रीड वॉल की स्थापना के लिए अफ्रीकी महाद्वीप के 11 देशों में अफ्रीकी संघ के नेतृत्व में एक साथ आए। इस बड़ी वनीकरण परियोजना का लक्ष्य 2030 तक पूरे अफ्रीका में 8,000 किलोमीटर लंबा हरित गलियारा बनाने का है। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना के परिणाम स्वरूप सेनेगल 8 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने में कामयाब रहा। नाइजर ने 149 मिलियन पौधे लगाए और इथियोपिया ने स्थानीय समुदायों के लिए 5.5 अरब पौधे सफलतापूर्वक उगाए। हालांकि परियोजना के आधे से अधिक समय में
इसने अपने लक्ष्य क्षेत्र का केवल 4% ही कवर किया है। मोजा द्वीप भारत के असम में एक बंजर भूमि है। जादव पायेंग द्वारा, जिन्होंने भारत का वन पुरुष कहा जाता है, 550 हेक्टेयर भूमि में पहले एक उत्पादक जंगल में बदल दिया। जादव ने मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किशोरावस्था में ही पेड़ लगाना शुरू कर दिया और अगले 40 वर्षों तक उन्होंने पूरे मोजी द्वीप में पेड़ लगाना जारी रखा। 2019 में भारत सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया की अवधारणा पेश की, जो 1400 किलोमीटर लंबा हरित गलियारा है, जिसे पोरबंदर से पानीपत तक विकसित किया जाएगा और व्यापक वनीकरण के माध्यम से एक देश की शुष्क भूमि को बहाल किया जा सकता है। UNCD के 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के विजेता श्याम सुंदर जानी ने भारत के शुष्क राज्य राजस्थान में 2.5 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं। उन्होंने स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी जमीनी स्तर के अभियानों के माध्यम से उन्हें राजस्थान के विभिन्न शुष्क क्षेत्रों में हजारों ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। क्या होगा यदि सभी रेगिस्तान हरे और उपजाऊ हो जाएं? यदि पृथ्वी पर सभी रेगिस्तान उपजाऊ हो जाएं, तो इसके पृथ्वी पर जीवन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कई परिणाम होंगे। कम रेगिस्तानों का मतलब ये हो सकता है कि वन, जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होगी। हालांकि साथ ही रेगिस्तानी आधारित प्रजातियों के विलुप्त होने या कमी में पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है। रेगिस्तान पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी शुष्क स्थिति पोटेशियम, बोरेट, जिप्सम, नाइट्रेट आदि जैसे बहुत ही उपयोगी खनिजों को बढ़ाने में सहायता देते हैं। यदि हमारे ग्रह पर सभी रेगिस्तान गायब हो जाते हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है कि पृथ्वी, जलवायु और विभिन्न खनिजों की निरंतर उपलब्धता का प्रश्न हो सकता है, मतलब इनमें कमी हो सकती है। पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विशाल श्रृंखला के अलावा जो रेगिस्तान के बिना जीवित नहीं रह सकते। 2.1 बिलियन मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने शुष्क भूमि को अपना घर बना लिया है और वे रेगिस्तानी जीवन शैली के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। ऐसे समुदाय शुष्क भूमि के अभाव में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें जीवन के नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। वनों को लंबे समय तक कार्बन पृथक्करण के लिए प्राकृतिक प्रणाली के रूप में देखा जाता रहा है, जिसका अर्थ है कि अधिक वन ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हालांकि पेड़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन लेते हैं। वे रसायनों की एक जटिल श्रृंखला का उत्सर्जन करते हैं, जिनमें से कुछ ग्रहों को गर्म कर सकते हैं। गहरे रंग की पत्तियां वाले पेड़ भी सूरज की रोशनी को अवशोषित करके तापमान बढ़ा सकते हैं। एक हालिया शोध से पता चलता है कि जंगलों से होने वाले ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव आंशिक रूप से या पूरी तरह से उनकी शीतलन क्षमता को कम कर सकता है। रेगिस्तानों के स्थान पर वन अधिक ला सकते हैं और इसके साथ ही मीठे पानी की उपलब्धता में वृद्धि हो सकती है। ये मानव आबादी के 5वें हिस्से के लिए बड़ी राहत होगी, जो वर्तमान में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। हालांकि इसका पृथ्वी की समग्र जलवायु पर दूरगामी और अज्ञात प्रभाव भी पड़ेगा। रेगिस्तान को हरा भरा बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन चीन और दुनिया के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी वनीकरण को लागू करने के लिए किए गए प्रयागों में एक स्वस्थ और संसाधनपूर्ण भविष्य की उम्मीद जगाई है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। धन्यवाद।